आज का हमारा ये सेशन है हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास। तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे अबाउट द एक्ट्स जो कि हमने क्राउन रूल के पहले यानी कि 1857 के पहले देख लिए थे हमारे देश में कौन कौन से चल रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उन एक्ट्स के बारे में जो कि 1858 के बाद से हमारे देश पर लागू थे और देखेंगे कि उनके कुछ ऐसे फीचर्स जिनकी मदद से हमने हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो वर्तमान का हमारा संविधान है उसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से डिराइव हुआ है फ्रॉम दोज एक्ट्स, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1858 के बाद जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमने एक पीरियड देख लिया था फ्रॉम 1773 टू 1853, राइट। लास्ट जो हमने एक्ट देखा था हमारे पिछले वीडियो में वो था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इस पीरियड को हम कहते हैं बिफोर क्राउन रूल, राइट। सो बिफोर क्राउन रूल के जो भी नॉर्म्स थे या जो भी रूल्स थे, एक्ट्स थे, वो सारे हमने देख लिए हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जो एक्ट देखेंगे वो हम देखेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा सबसे पहला एक्ट है जिसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले भाई अब बात ये हो रही है 1857 में हो गया रिवोल्ट, ठीक है। रिवोल्ट को किसी तरीके से कर लिया गया सप्रेस, पर क्या देखा गया, देखने में ये आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने लेवल पर गवर्नमेंट चलाने पर कितने बुरे तरीके से फेल हुई थी ये देखने को आया। और इसके बाद जो क्राउन था, जो क्राउन रूल था ब्रिटेन का, उसने डिसाइड किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स को इंडिया में हैंडल कर रही है वो अब पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो रूल है या जो भी गवर्नमेंट चलेगी या जो भी गवर्न किया जाएगा वो किया जाएगा ऑन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, ठीक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया, पूरे तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पर जो हमने गवर्निंग पावर दे दी वो हमने दे दी किसके पास, हर मैजेस्टी के पास। इसके बाद जो एक चेंज हमने किया वो हमने किया कि लास्ट हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर्ड हमने देखा था, राइट। सो व्हेन वी नो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये जो थे इनको परिवर्तित करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था वायसरॉय में, ठीक। ये टर्म कहलाई वायसरॉय ऑफ इंडिया, ये पोस्ट का नाम हमने चेंज कर दिया। अब पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे फर्स्ट वायसरॉय कौन थे? तो भाई ऐसे फर्स्ट वायसरॉय जो थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, राइट। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक। आगे बढ़ने पर हम ये देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, वायसरॉय ऑफ इंडिया की मदद के लिए एक ऑफिस क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये ऑफिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ऑफिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगे जाके जब आप देखोगे एक दो एक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि वायसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन दोनों के नाम चलने वाले हैं, ठीक है। जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, इनमें आपको ये जो कॉम्बिनेशन में दो नाम मिल रहे हैं जैसे मॉर्ले और मिंटो, इसमें से एक आपके वायसरॉय हैं, एक आपके सेक्रेटरी हैं। सिमिलरली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भी एक वायसरॉय एक आपके सेक्रेटरी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस मतलब इनके नामों पर, तो ये ऑफिस आपको ध्यान रखना है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एक नया ऑफिस था वो हमने क्रिएट किया था। अच्छा, अब क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेला असिस्ट करने वाला है? तो नहीं, यहाँ पे ये रहेगा कि 15 मेंबर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद असिस्ट करेगा किसको, हमारे वायसरॉय को, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक चीज और देखी, हमने देखा कि इन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से धीरे धीरे शुरुआत की थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स थे, वेदर दे वर पॉलिटिकल, they were civil, military, revenue, right? Whatsoever the matters were, they were controlled by the BOC and the COD, that was Board of Control and Court of Directors. तो क्या किया गया, ये हुआ कि ये जो दोनों ऑफिसेस थे या जो दोनों कमिटीज भी कह सकते हो आप इनको, ये पूरे तरीके से अबॉलिश कर दी गई। अबॉलिश करके हमने बोल दिया कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रूल ही नहीं रह गया तो आपको इन दोनों की क्या आवश्यकता है,
कोई आवश्यकता नहीं है, तो भाई हटाइए। खामखा में इसमें आप क्यों अपना जो कह सकते हैं कि सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप क्यों बढ़ाओगे, राइट। तो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए हमने बीओसी और सीओडी को खत्म कर दिया। फिर इसके बाद हमने ये जो था, ये इसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था, जिसके बाद हमारे देश में पूरे तरीके से क्या हुआ है, क्राउन रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब क्राउन रूल स्टार्ट होता है, क्राउन रूल के स्टार्ट होने के बाद जो हमको देखने को मिलती हैं चीजें, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वन, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से वो फीचर्स थे जिसके थ्रू हम एक तरीके से एक स्पेशलाइज गवर्नमेंट को रन करने की शुरुआत करना चाहते थे, राइट। सो एज ऑफ नाउ नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट एक्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, राइट। इट्स ICA ऑफ 1892। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके कुछ फीचर्स जो हमने देखे थे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक जो फीचर हमें नजर आता है वो हमें दिखाई देता है। सबसे पहला फीचर इसका डिस्कशन ऑफ बजट। ठीक है, 1892 से अगर आप देखोगे 1892 से शुरुआत होती है डिस्कशन ऑफ बजट की। नहीं तो इससे पहले कि अगर आप जो भी एक्ट्स देखो या जो भी फीचर्स देखो आप लेजिस्लेशन के, उसमें कहीं भी बजट का डिस्कशन नहीं दिखाई देता। और जब हम यहाँ पे डिस्कशन ऑफ बजट देख रहे हैं तो हम ये समझने यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जितने भी टैक्सेस, जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, भले ही नाम मात्र के लिए सही, पर यहाँ पर उसमें से कुछ सेक्शन जो है बजट एलोकेशन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, बजट एलोकेट हो रहा है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट। तो यहाँ से डिस्कशन ऑफ बजट जो है फर्स्ट टाइम हमको दिखाई देता है 1892 के बाद। फिर हमको दिखता है नॉमिनेशन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑफिशियल, एक होता है नॉन ऑफिशियल। तो जब भी हम ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स से जनरली हमारा तात्पर्य किससे होगा, इंडियंस से होगा। ठीक है, जनरली। कई बार यहाँ पर आपको दोनों अथॉरिटीज दोनों मिल सकते हैं, इंडियंस भी हो सकते हैं, ब्रिटिशर्स भी, बट जनरली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब यहाँ पर इंडियंस के साथ ही होता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑफिशियल मेजोरिटी, और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी उसी के बेसिस पे डिसाइड होती है। तो एक होती थी हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होती थी हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब सेंट्रल लेवल पे हम क्या देख के आए, सेंट्रल लेवल पे कौन हैंडल कर रहा है, भाई वायसरॉय हैंडल कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे वायसरॉय हैंडल कर रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस उसको हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के भी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर हमने इंडियन काउंसिल एक्ट से यहाँ पे जो 1892 था, इससे हमने एक तरीके से ये शुरुआत की कि हम इंडियंस को भी इनडायरेक्टली, अब हम इंडियंस को भी गवर्नमेंट का एक नॉन ऑफिशियल सही बट पार्ट कंसीडर करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्ट जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं हमारा ICA ऑफ 1909। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें वॉयसरॉय और सेक्रेटरी दोनों के नाम मिलने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो रिफॉर्म आप देख रहे हो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें से ध्यान रखना जब भी आपको एक कॉम्बिनेशन में नेम्स मिलेंगे, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट नेम विल बी ऑफ द सेक्रेटरी, ठीक, एंड द सेकेंड विल बी ऑफ द वॉयसरॉय। तो यहाँ पर जो मिंटो थे हमारे, लॉर्ड मिंटो वाज द वॉयसरॉय ऑफ दैट पीरियड एंड सेक्रेटरी वाज लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से क्या शुरू हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए होता है क्योंकि मिंटो को यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, मिंटो को हम कहते हैं, लॉर्ड मिंटो वाज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसे भी हो, इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से क्वेश्चन आता ही है। आपको अल्टरनेटिव ईयर्स में ही सही मगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी आपको इसका सेकंड नेम देके पूछ लेगा कि ये इसके कौन से वॉयसरॉय के पीरियड में आया, कभी पूछ लेगा कि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था इसके काल में आपके सेक्रेटरी कौन थे, कभी पूछ लेगा मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। इस टाइप से भी आपसे मतलब पूछा जा सकता है, राइट। तो बाकी सभी एक्ट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की अगर हम बात करें कि जिनको बिल्कुल आंख बंद करके आपको छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, उसमें से एक होता है हमारा ये
दैट इज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट हमने मिंटो को नाम दिया था क्योंकि उनने क्या किया है, उन्होंने हमारे यहाँ पर कम्युनल बेसिस पर यानी कि कम्युनिटी वाइज जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करने की बात कही है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या, इस जो पर्टिकुलर हम एक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देयर वाज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज में एक इंक्रीज देखने को मिलता है, कितना, 16 से सीधा 60, 16 से 60। ठीक है, पहले 16 मेंबर्स अवेलेबल थे, अब हमने 60 कर दिए, सो दिस इज द नंबर। देन they have allowed the provincial legislative council to have a non-official majority। लास्ट सेक्शन, लास्ट वाला एक्ट जो हम देख रहे थे ICA 1892, उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर शुरू हुआ था। इसमें इन्होंने जो प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी, प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी, उसके लिए अलाउ किया कि आप चाहो तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख सकते हो। अब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब क्या, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब जो इंडियन सिटीजन्स थे उनकी आप मेजोरिटी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी कैन बी मेंटेन्ड। दिस वाज द फीचर फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर हमको देखने को मिलता है इसका, वो हमें मिलता है एक इम्पॉर्टेंट नाम। वो नाम जो हमको याद रखना है वो नाम है श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का। ठीक है, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा was the first member to join the executive council. Actually he was the first Indian to join the executive council and he joined the council as a law member। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे ये हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले एक तो नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि इंडियन मेंबर थे। इनने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था एज अ लॉ मेंबर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि लॉ मेंबर की हैसियत से इन्होंने काउंसिल को ज्वाइन किया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, राइट, फर्स्ट पर्सन। नॉन ऑफिशियल आप मेजोरिटी मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर आप मान सकते हो। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात हम यहाँ पे कर चुके थे एंड देयर वाज आल्सो अ परमिशन टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, राइट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस से हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने पढ़ा था कि 1892 में बजट पर डिस्कशन शुरू हो गया था। ठीक है, बट बजट के अलावा क्या बजट से रिलेटेड और भी चीजों पर बात हो सकती है? उस वक्त तक इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के पीरियड तक ये अलाउड नहीं था, बट ड्यूरिंग द 1909 रिफॉर्म्स हमने ये चीज को अलाउ किया कि आप चाहें तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटी प्रोवाइड कराई गई। इसके बाद आता है हमारा सबसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, राइट। सो दिस इज मस्ट बी द फिफ्थ नंबर जो कि हम देखने वाले थे, फिफ्थ और फोर्थ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इसका एक और जो कॉमन नेम चलता है वो चलता है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सो व्हेन वी कॉल इट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड देन वी मस्ट बी अवेयर कि यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू हैं वो हमारे सेक्रेटरी होंगे और जो चेम्सफोर्ड हैं वो हमारे वायसरॉय होंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नेम जनरली सेक्रेटरी का होगा और सेकेंडरी जो सेकेंड नेम आपको दिखेगा वो वायसरॉय का होगा। ठीक, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 चल रहा है तो इसमें क्या जो हमने डाले होंगे फीचर्स उसके बारे में हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर था कि इसका ऑब्जेक्टिव की अगर पहले बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो 1919 की बात हो रही है ना, यानी कि 1858 के बाद अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 60-70 साल हो रहे हैं। 60-70 साल हो रहे हैं तो 60-70 सालों में इनकी अलग अलग पॉलिसीज के जो भी अलग अलग रिपरकशंस हुए होंगे, जो भी आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे हमारे इंडियन सोसाइटी, इंडियन आइडियोलॉजी के साथ, उसके बाद अलग अलग तरीके से रिफॉर्म्स आए होंगे। ठीक है, हमने एजुकेशनल सोशल रिफॉर्म्स के बारे में सुना है,
जो एजुकेशनल सोशल रिफॉर्म्स आए, उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से जो थे स्ट्रगल्स किए गए, तो उन स्ट्रगल्स का कुछ असर जो है हमें यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। तो जो पॉलिसी मेकिंग इन्होंने शुरू की थी 1919 से, अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो 1919 से दे स्टार्टेड फॉर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, इनको क्या करना था, इनको इंट्रोड्यूस करना था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना इनका सबसे पहला उद्देश्य था उस वक्त का। फिर इनने क्या किया, इन्होंने सेंट्रल के जो कंट्रोलिंग पावर्स थे, सेंट्रल का जो कंट्रोल था उसको लेस कर दिया, कंट्रोल को घटा दिया। किस पर से, प्रोविंस से। ठीक है, जो भी हमारी प्रोविंसेस थी उस पर से सेंट्रल का जो कंट्रोल है वो कम हो गया। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इंडिजीनियस प्रोविंसेस थी, इंडिजीनियस रूलर्स थे, उनको हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका शोषण नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब रियलिटी क्या थी, रियलिटी इसके जस्ट विपरीत थी, हम जानते हैं, बट यहाँ पर इनको दिखाने का ये प्रयास रहा है कि हम आपका किसी भी तरीके से शोषण नहीं कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो कि आपके देश को चला सके। ठीक, फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बाद इनने कंट्रोलिंग पावर को घटाना भी शुरू किया और यहाँ पर जो है डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। डायरकी इंट्रोड्यूस करने से यहाँ पे ये हुआ कि सेंट्रल के पास भी उनकी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हम पढ़ रहे थे, प्रोविंस के पास भी उनकी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अब इनने सब्जेक्ट्स डिवाइड करना शुरू किए। सब्जेक्ट्स डिवाइड करना किस तरीके से शुरू किए, जैसे कि हम वर्तमान समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं शेड्यूल 7, है ना। शेड्यूल 7 में हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो डायरकी से यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा था एक तरीके से कि इन्होंने अलाउ किया सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करना। सेम कॉन्सेप्ट ये लेके आए। इसमें इन्होंने कुछ लिस्ट बनाई, कुछ लिस्ट ऐसी बनाई जिसमें कि सब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए। अब जैसे ट्रांसफर्ड लिस्ट जो होती थी, देयर वाज अ लिस्ट व्हिच वाज कॉल्ड ट्रांसफर्ड, अनदर वन वाज कॉल्ड रिजर्व्ड। ठीक है, इस तरीके से दो लिस्ट इनने क्रिएट करी। अब ट्रांसफर्ड लिस्ट का जो उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर जो गवर्नमेंट है, राइट, गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को हैंडल करेगी। और यहाँ पर जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उसको कौन हैंडल करेगा, गवर्नमेंट विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो अभी जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों लेवल पर, सीएलसी लेवल पर भी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव लेवल पर भी और प्रोविंस में भी। तो डायरकी से हम क्या समझ सकते हैं, डायरकी वो होती है जहां पर हम डबल पैटर्न पे काम करते हैं। एक तरफ हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपना काम शुरू किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम कर रही है, और एक तरफ हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो काम कर रही है। तो यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इनका डिपार्टमेंट अलग है, इनका डिपार्टमेंट अलग है। इनको हमने दे दिए कौन से, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको हमने दे दिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हमने दे दिए रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो अब आप लोग अपने अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लिमिटेशंस है, उसके दायरे में रह के आप अपने अपने काम करें और उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स बना सकते हैं। ये फीचर हमने यहाँ से क्रिएट किया। अब इनडायरेक्टली आप देख रहे हो डायरकी पैटर्न, राइट। डायरकी पैटर्न हमारे आज के भी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, आज का भी जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें भी है, राइट। हमारे पास क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, अपर हाउस लोअर हाउस है हमारे पास। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल रखी है, और हमारे जो भी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली रखी हुई है। तो कुछ स्टेट वाइज आप देखोगे तो देयर आर सम स्टेट्स जहां पे डायरकी है। नेशनल लेवल पे आप देखो, सेंट्रल लेवल पे आप देखो तो पार्लियामेंट में डायरकी है। इस तरीके से ये हमको एक फीचर और दिखता है जो कि आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काफी हद तक मैच कर रहा है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने एक फीचर देखा कि जो हमारा काउंसिल है, राइट, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस पे यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट द 3/6 मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स टू बी इंडियन। ठीक है, ये कंडीशन अभी से पहले यहाँ पर नहीं थी, कभी नहीं थी। ठीक, क्यों नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं था। बट जैसा कि हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और भी कई सारे जो सोशल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी, फ्रीडम के लिए जो भी मूवमेंट्स हमने स्टार्ट किए थे, तो उसमें से कुछ ऐसे जो थे आइडियोलॉजी रखने वाले जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो ऐसे भी थे जो कि इलेक्शन लड़ने में बिलीव करते थे, राइट। उन्होंने ये बिलीव किया था कि अगर वो उस गवर्नमेंट का पार्ट बन करके
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद और जल्दी चीजें सुलझ जाएंगी। कुछ ऐसे थे जो इसमें बिलीव नहीं करते थे, तो वो आइडियोलॉजीज है मॉडरेट और सोशलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट वाली, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पर हमको ध्यान जो देना है वो ये देना है कि 1919 की जब हम बात कर रहे हैं तो 1919 की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर मेंबर संख्या 6 है तो उसमें से 3 मेंबर्स कम से कम इंडियन होने ही चाहिए। ठीक, ये फीचर हमने ऐड किया। फिर इसके अलावा हमने काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी एक कॉन्सेप्ट जो था वो डाला। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी रखी और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी रखी। ठीक है, ये हमारा एक बाइकैमरलिज्म हो गया। इसके बाद हमने एक और चीज जो थी वो यहाँ पे हमने देखी कि एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब इनिशियल स्टेज में अगर हम बात कर रहे थे तो वहां पर सिर्फ मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, बट यहाँ से 1919 से हमें एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई देने लगा था इनके फीचर्स में। ठीक है, और इसके अलावा इस एक्ट का 1919 के एक्ट का अगर एक और कोई फीचर जो है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है तो वो है सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने 1926 में बना दिया था, और बना कब था डेट वाइज अगर ध्यान रखना तो 1 अक्टूबर को ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब अब एक पूरे तरीके से एक प्रक्रिया कर रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके थ्रू हम गवर्न कर सकें, जो भी हमारे लॉज हैं वो बन सके, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम सब सर्विस कमीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा जुडिशरी तो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे पास 1774 से था, राइट। सो दिस इज हाउ इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू एक गवर्नमेंट किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर ले रही थी ये हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अब 1919 के बाद एक छोटी सी घटना घटती है। उस घटना का अगर हम छोटा सा जिक्र करें यहाँ पर तो उसमें हमें जो ध्यान रखना है वो नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब 1919 में हमने इस तरीके से फीचर्स बनाए थे कि भाई इस आधार पे हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट चलाना चाहती थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि जब ये एक्ट बन गया 1919 में ये एक्ट आया, इसके बाद बोला गया कि 10 साल के अंदर इसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, और रिव्यू करने वाली जो कमिटी होगी उसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट हम देखते हैं वो होता है नवंबर 1927 में, 2 साल पहले अपॉइंट हो रहा है, पहली चीज, पहला डिफॉल्ट। फिर इसके अलावा चेयरमैन इसके थे जॉन साइमन, और जो मेंबर्स थे वो भी अधिकांश, इसमें से कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी इसने अपनी 1930 में। अब इसके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको देखने को मिला था वो यही मिला था दैट इट वाज ऑल अ वाइट पेपर, राइट। इट वॉज अ वाइट पेपर व्हेन वी टॉक अबाउट इट। और ये जो कमिटी थी ये पूरे तरीके से क्या थी, ब्रिटिश कमिटी थी। यहाँ पर कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था इंडियन जो कि इंडियन ओरिजिन को भी बिलोंग करता हो। ये पूरे तरीके से क्या हो गए थे, ब्रिटिशर्स की एक कमिटी थी जिनने अपने कानून बनाए, उसी को रिव्यू कर रहे हैं और फिर ये बता रहे हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट कैसे चलेगी। तो इसको लेकर के इस पीरियड में जब साइमन कमीशन क्रिएट हुआ, साइमन कमीशन इंडिया आया, बहुत ज्यादा इसका भी हमें विद्रोह देखने को मिला था, हमारे हिस्ट्री में हम देखते हैं। और फिर इसके बाद इसकी रिपोर्ट जैसा कि हम देख रहे हैं 1930 में इसने बावजूद इतने सारे विद्रोह के इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो इसके बाद डिस्कशंस हुए। ठीक है, इसके बाद जो डिस्कशंस हुए वो हुए हमारे आरटीसी यानी कि हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 राउंड्स में संपन्न हुई थी, 1930, 1931 एंड 1932, राइट। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें से कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड में पार्ट लिया था, बाकी किसी में पार्ट नहीं लिया था। सेकंड में कांग्रेस की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो गए थे श्री महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है पार्ट लिया था, बट वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हमको देखने को मिली, जैसे कि हमने कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी तो वो और डिप्रेस क्लासेस के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात शुरू हो गई थी, जिसको लेकर के गांधी जी उसके फेवर में नहीं थे, राइट। इसके बाद कुछ और जो थे पैक्ट्स हुए, जैसे गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट और इस तरीके से कुछ और ट्रीटीज साइन हुई। और फिर
फाइनली हमारे पास आया हमारा सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, जो कि था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मोर देन 50% पार्ट इससे बोरोड है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर हम आज के टाइम पे देख रहे हैं वो कहाँ से आया है? वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। सो इट्स मोर देन 50% हैज बीन टेकन। ठीक, अब बात करें कि इसके फीचर्स कौन से थे। तो इसके ऐसे कौन से फीचर्स थे जो हमने लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने अडॉप्ट किए हैं, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फर्स्ट थिंग वाज देयर वर 321 सेक्शंस। Some things to be remembered about the act were कि इसमें 321 सेक्शंस थे। इसके अलावा इसमें 10 शेड्यूल्स दिए गए थे। There were 10 schedules and 321 sections, right? Then इसमें यहाँ पर जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई गई थी। यहाँ पर एक फेडरल स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, इन्होंने 3 लिस्ट बताई। एक थी इनकी फेडरल लिस्ट जिसको बोलते हैं ये अपने आप में। फिर एक था इनका कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टेट लिस्ट का कॉन्सेप्ट। स्टेट से मतलब यहाँ पर हमारा प्रोविंस है। और एक जो इनका थर्ड कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्करेंट लिस्ट का, राइट। सो एज इट इज अगर आप देखो कि अभी के टाइम पे भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास भी ये 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें फेडरल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी पैटर्न पर है। और कॉन्करेंट लिस्ट में किसकी डोमिनेंस है? सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंस है, जो कि वहां पर भी हमको देखने को मिलती है। फिर दे अबॉलिश द डायरार्की इन प्रोविंसेस। ठीक, प्रोविंसेस की जो डायरार्की थी वो पूरे तरीके से अबॉलिश कर दी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन व्हाट हैपेंड? इसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि जो कि सेंटर की डायरार्की थी उसको हमने नॉट ऑपरेटेड वाली कंडीशन में डाल दिया। देन बायकैमरलिज्म हम देख रहे थे। स्टेट में हमें कुछ ऐसी प्रोविंसेस थी जहां पर बायकैमरलिज्म देखने को मिलता है। तो बायकैमरलिज्म उस वक्त की अगर बात करें तो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस जिसमें हमको बायकैमरलिज्म देखने को मिलता है। अब वो 6 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? अगर अभी के टाइम की बात, उसके टाइम की बात करें उस वक्त की, तो उसमें से सबसे पहले हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगी बंगाल। बंगाल के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आती है मद्रास, मद्रास के बाद बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम यूपी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये 6 ऐसी प्रोविंसेस थी जहां पर बायकैमरलिज्म का फीचर भी हमने इंट्रोड्यूस किया था। एंड देन वी अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। अबॉलिश कर दिया गया काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में हमने रखा था एक ऑफिस, हमने उस काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया पूरे तरीके से। फिर हमने इसके अलावा इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस का भी एक फीचर यहाँ पे देखा। ठीक, देन एक फीचर जो इसका और इम्पोर्टेंट है हमारे जानने के लिए, वो ये हमने देखा कि अभी तक हम पब्लिक सर्विस कमीशन देख के आए 1926 में 1 अक्टूबर को स्टैब्लिश हुआ था। ये 1919 के टाइम पे हमने स्टार्ट कर, मतलब 1919 के एक्ट से हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया था 1926 में। ये हमारा सेंट्रल लेवल पर था। पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमने बनाया था ये हमारे लिए यूनियन का पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था। तो हमने क्या किया, 1935 में हमने इसमें और चीजें ऐड करी और हमने अलाउ किया कि स्टेट लेवल पर भी, और अगर 2 स्टेट साथ में चाहें तो जॉइंट लेवल पर भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन क्रिएट किया जा सकता है, राइट। और एक फेडरल कोर्ट हमने स्टैब्लिश किया था 1937 में। फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 1937। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अब देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम देखते हैं, इसके कई फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से काफी हद तक मैच करते हैं कुछ सारे। और जो स्ट्रक्चर आप देखना चाहो कि ये अब क्या कर रहे हैं, ये एक फेडरल गवर्नमेंट बनाने की तरफ जो है इनका
एक स्ट्रक्चर जो है हमको दिखाई देता है जिसमें ये स्टेट्स को, प्रोविंसेस को भी पावर्स दे रहे हैं, सेंट्रल को भी पावर दे रहे हैं और कुछ और फीचर्स ऐसे क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। सो दिस इज हाउ हम देखते हैं कि 1935 तक जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड होता है उसमें कौन कौन से हमारे एक्ट्स थे, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और देखेंगे कुछ सोर्सेज जिसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिया गया है। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।